जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और डेली टेस्ट सीरीज का जो सेशन है आज हम लोग लेके फिर आए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, राज्यों का स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यपाल को वीटो शक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया। और जो केंद्रीय विधायिका थी वो द्विसदनीय हो गई। यानी जो अभी हम लोग आधुनिक रूप में राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं, इसका प्रावधान तभी आ गया था। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि हमारे संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत। तो इसके विकल्प पे बात करते हैं। 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 24वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग यहाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो उस समय रहे सोवियत संघ रूस से लिए हैं, जो अब वर्तमान में सिर्फ रूस हो गया। जब वो सोवियत संघ रूस हुआ करता था तो हम लोग मौलिक कर्तव्य वहीं से लिए हैं। और इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। और कुल जब मौलिक कर्तव्य को हम लोग 42वें संविधान संशोधन में जब संविधान में जोड़े थे, भाग 5 में 51A करके जब जोड़े थे, तो इसमें 10 बात का जिक्र किया गया था या 10 प्रावधान थे। लेकिन वर्तमान में 11 प्रावधान है। 2003 में जो शिक्षा नीति आई, सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि उनको प्रोत्साहित करें। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज होने का विचार कहाँ पाया जाता है। विकल्प की ओर देखते हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की प्रस्तावना में, संसदीय शासन प्रणाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, नीति निर्देशक तत्व में ही कल्याणकारी राज्य का हम लोग स्वरूप देखते हैं। आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आंसर नीति निर्देशक तत्व होगा कि संविधान की प्रस्तावना होगा, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ही होगा। कारण क्या है कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि नशा मुक्त हो समाज, जैसे कि सर राइट टू वर्क हो, हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार हो, जैसे हर व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन की जो स्थिति है बेहतर हो। तो जितने भी कल्याणकारी राज्य के तत्व होते हैं, जो नैसर्गिक रूप से समाज को ज़रूरत है, उन सारे तत्वों का उस नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। और आपको चौथा ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली। तो आपको पता होगा कि हम लोग के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारत का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वो संसदीय शासन प्रणाली होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा। लेकिन इस तरह से संरचना इस तरह से किया गया है कि संसदीय शासन प्रणाली है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 6 वर्ष की आयु से लेके 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों
को शिक्षा का अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आपको पता होगा कि 2003 में 52वां संविधान संशोधन के तहत संभवतः 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो मूल अधिकार में जोड़ा गया है, और उसी में ये वर्णन किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। उस समय याद होगा कि बड़ा प्रचार आता था, अटल जी का सरकार था कि स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान, बड़ा सुंदर प्रचार था। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। देखिए, हम लोग के जो मूल जो अधिकार हैं उसका संरक्षण न्यायपालिका करती है। चूक कैसे? तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करके, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करके हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है। वो 5 तरह के रिट जारी करती है, उच्च न्यायालय भी। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, सोवियत संघ रूस से। इसका सारा का सारा विकल्प हमसे गलत हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये गलत है। हर किसी से गलती होता है, तो मुझसे भी हो गया है, इसलिए ये गलत है। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1919। जो भारत परिषद अधिनियम 1919 था, उसी में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का मिला था। आपको पता होगा कि उससे पहले मुस्लिम लीग का स्थापना 1905 में बंगाल के ढाका में हुआ था। इसीलिए जो 1919 का जो एक्ट आया इंडिया में, इसको निरंकुश उदारवाद कहा गया है। इसको बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म जिसको कहते हैं, निरंकुश उदारवाद इसको कहा गया है, चूँकि समाज को बांटने का एक बड़ा बुनियाद यहाँ से आया। उसके बाद अगर 1919 के अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान देखिए, तो जो केंद्रीय विधायिका था वो 2 सदनीय हो गई और राज्य में 2 शासन लग गए। उसके बाद 1892 को अगर देखिए, तो 1892 में पहला बार हम लोग को विधायिका में, यानी जो सदन की कार्रवाई के दरमियान प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए? 1952, 1953, 1954, 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, 1952। संभवतः 25 अक्टूबर 1951 से लेके 23 फरवरी 1952 तक चुनाव हुए हैं। मतलब यही रहा है चुनाव का कार्यकाल, तो 1951 और 1952 होगा। तो विकल्प में अगर 1951 हो तो 1951 दे दीजिएगा, 1952 हो तो 1952 दे दीजिएगा। आप कहिएगा कि अगर दोनों एक ही साथ हो, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ दे दिया जाए। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संसदीय सरकार का है? कार्यपालिका का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, कार्यपालिका का विधायिका होगा, विधायिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका का कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, और न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह। तो देखिए, संसदीय सरकार का इनमें से क्या लक्षण है कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। आपको पता होगा कि जो संसदीय सरकार, अब कार्यपालिका किसको कहते हैं? तो जितने भी मंत्री हैं और जितने नौकरशाह हैं, यानी जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जिस
परीक्षाओं की, जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं के बाद आपका जो चयन होगा, आप भी कार्यपालिका के अंग हो जाइएगा। तो जितने मंत्री हैं वो सब कार्यपालिका के अंग हैं, और जितने सांसद या जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जो मंत्री नहीं हैं और जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं, वो विधायिका हो, उन्हीं को विधायिका कहा जाता है। तो जो कार्यपालिका, संसदीय सरकार में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अगर जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर कार्यपालिका कोई निर्णय ले रही है, तो वो जाके विधायिका में जाके अपने निर्णय को बताएगी। और वहीं जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका में, तो वहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक होती है, और संसदीय व्यवस्था में म्यूचुअली डिपेंडेंट होती है, यानी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में निर्भर नहीं होती है। आपको पता होगा कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, उसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, तो वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ मंत्री वही बनेंगे जो विधायिका के सदस्य हैं, लेकिन ऐसा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं होता है। वहाँ विधायिका के सदस्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस जो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसलिए आप कई बार देखिएगा कि अमेरिका में कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। खैर, हम लोग अब अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 14, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। जो खेल या किसी भी विशेष क्षेत्र में, कला में, संस्कृति, कला या साहित्य में जो विशिष्ट होते हैं, उनको किया जाता है। और ये जो मनोनयन होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष होगा। यहाँ पे 21 होगा, 31 लिखा गया है, 21 होगा। 21 से घटाकर 18 साल कब किया गया? 1988, 1989, 1990, 1991। तो सही आंसर हो जाएगा 1988। 1988 में किया गया है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? 355, 280, 324, 330। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 324। 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का स्थापना किया गया है। 324 के तहत चुनाव आयोग का स्थापना किया गया है। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राष्ट्रपति या वित्तीय समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य होते हैं उसकी निगरानी की जाती है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो आपको लगेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या कार्य करती है, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। तो आपको पता होगा, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे या नहीं भी होंगे, तो ऑडिटिंग एक शब्द है। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको 100 रुपया खर्च करने के लिए दिया गया, और आप जहाँ जहाँ खर्च किए हमको बताए कि यहाँ यहाँ हम खर्च किए, तो अब हम फिर निगरानी करेंगे या कि आपने उस मद में उस खर्च को किया है कि नहीं। तो इसी को ऑडिटिंग कहा जाता है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होती है, भारत सरकार जो पूरे एक साल में जो खर्च करती है, जहाँ जहाँ खर्च करती है, उस सब का ऑडिट करती है कि हाँ, जिस विभाग में जिस मद में जो खर्च करना था वहीं किया गया कि नहीं किया गया। फिर वो अपने रिपोर्ट को तैयार करके राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखते हैं, और संसद के पटल पे फिर लोक लेखा समिति इस पे जो है सो कि विचार करती है और इसकी निगरानी करती है। और लोक लेखा समिति में इसलिए जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो इस देश में 3 तरह का अखिल भारतीय सेवा है और चौथा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। अब आप कहिएगा कि अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, ये समझा दीजिए। देखिए, अखिल भारतीय सेवा कहने का क्या मतलब होता है? वैसा सेवा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टेट पीसीएस से अधिकारी बनते हैं, आप राज्य संघ आयोग से अगर आप अधिकारी बनते हैं, तो आप हमेशा उस राज्य के
के जो अंतर्गत जो 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 मशीनरीज होगा आप उसी में कार्य कीजिएगा, या जो जो पद राज्य के अधीन होगा आप उन पद पे कार्य कीजिएगा। और अगर आप केंद्र के अगर आप एसएससी निकालते हैं या आईएएस आईपीएस के अलावा किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है, आईआरएस में सिलेक्शन होता है या उसी में आरपीएफ में सिलेक्शन होता है, या जो संघ शासित प्रदेश होता है उसमें आपका सिलेक्शन होता है, किसी में अभी भी अगर आपका चयन होगा तो आप केंद्रीय अधिकारी होते हो जाइएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हो जाइएगा। जैसे आप अगर भारतीय रेल में है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाइएगा। लेकिन जो अखिल भारतीय अधिकारी होते हैं वो दोनों तरह का कार्य कर सकते हैं, यानी जब अगर उनको सरकार चाहे तो वो राज्य का भी जो मशीनरी होगा उसका भी उनको कार्य सौंपा जा सकता है, और जो केंद्र का कार्य होगा उसको भी सौंपा जा सकता है। तो इसी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। तो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है, एक हो गया आईपीएस, एक हो गया आईएएस, एक हो गया आईएफएस। तो आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा। तो यही 3 तरह के जो अधिकारी हैं वो अखिल भारतीय हैं, यानी कभी वो राज्य के भी मशीनरी में कार्य कर सकते हैं, तंत्र में कार्य कर सकते हैं, और कभी वो केंद्र के भी अधिकारी हो सकते हैं। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, यानी वित्त आयोग मुख्य रूप से क्या करती है? वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्त मंत्री को सलाह देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। आपको पता होगा कि जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का कार्य होता है कि आगामी जो 5 वर्ष है उस 5 वर्ष में राज्य और केंद्र के बीच जो कर का बंटवारा होगा उसको करना। और मान लीजिए कि कोई राज्य है, जैसे किसी राज्य का उदाहरण ले लीजिए उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का जो राज्य वित्त आयोग है वो केंद्रीय वित्त आयोग को या भारत सरकार को लिख के देगी कि मुझे इतने इतने पैसे का ज़रूरत है या हमको इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए। तो उस आवंटन को स्वीकृति मिले या नहीं मिले, या उसको किया जाए कि नहीं किया जाए, इसका निर्णय वित्त आयोग करती है। और वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के आर्टिकल 280 के तहत है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरी अनुसूची। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका जो साफ साफ एकदम लिखा हुआ जो स्पष्ट जिक्र है वो प्रस्तावना में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस शब्द को उसमें जोड़ा गया। कौन? 3 शब्द को, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखता है। ऐसे मूल अधिकार में भी धर्मनिरपेक्ष के तत्व विद्यमान हैं, चूंकि आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यही तो है सेकुलरिज्म। और अगर आप तीसरी अनुसूची में भी देखिए तो उसमें अफर्मेशन और ओथ, यानी उसमें अफर्मेशन भी है और ओथ का भी जिक्र है। तो अफर्मेशन मतलब होता है ओथ वैसे लोग लेते हैं जो किसी धर्म में विश्वास करते हैं, और जो अफर्मेशन लेते हैं वैसे लोग जो नास्तिक होते हैं। तो वहाँ से भी एक सेकुलर दृष्टि दिखती है, लेकिन जो स्पष्ट लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता का बात वो प्रस्तावना में लिखा गया है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 3, 4, 5 या 2 प्रकार का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का। 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है और 2 प्रकार के समानता का वर्णन किया गया है। तो पहले देखते हैं कि 5 प्रकार के कौन कौन स्वतंत्रता हैं। पहला हो गया विचार का स्वतंत्रता, दूसरा हो गया अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, तीसरा हो गया उपासना का स्वतंत्रता, चौथा हो गया धर्म का स्वतंत्रता, अब 5वां हो गया विश्वास का स्वतंत्रता। और 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, 3 प्रकार का न्याय। और 2 तरह का समानता। कौन कौन? प्रतिष्ठा का और अवसर का समानता। ये 2 तरह का समानता का वर्णन है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए समिति गठित करती है तो इसे क्या कहते हैं? अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, दीर्घकालिक समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी। तदर्थ समिति का गठन किया जाता है किसी विशेष चीज का किसी विशेष उद्देश्य के लिए संसद गठन करती है। खैर, इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और आप लोगों के लिए आज फिर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन करता है?
तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जो ऊपर वीडियो देखे हैं उसी में से एक प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, और उसका ज़रूर आपका जवाब आपको दिया जाएगा। आपको पूरा सेशन देखने के लिए धन्यवाद।